गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब में, जिसे मेरा चैनल जो है द एजुकेशन पॉइंट। मैं वैभव राज। जैसा कि आप सभी के लिए रोजाना हम करंट अफेयर्स लाते हैं, तो पुनः आज तारीख हो गया 14/1/2021। तो आपका जो करंट अफेयर्स का शो है वो पुनः आप सभी के सामने उपस्थित है। तो चलिए हम लोग इस करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं कि क्या हम लोगों के एग्जाम के लिए और कुछ नॉलेज के लिए क्या जरूरी है। तो चलिए आइए हम लोग पहले डिस्कस करते हैं। क्या है? अंतरिक्ष की यात्रा पर जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हुआ रेडियो का पहला प्रसारण, सार्वजनिक प्रसारण का प्रकाशन था जो वो प्रसारण। जीडीपी में तेजी के लिए सर्विस सेक्टर पर खास ध्यान जरूरी। अमेरिका में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर होगी चर्चा। मोदी व शाह अगले हफ्ते शुरू करेंगे चुनाव अभियान। रेल में जल्द ही भरी जाएगी रिक्तियां। सरकार ने 83 तेजस हल्के लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 45,696 करोड़ रुपये लगाए। संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्यूबा को आतंकवाद घोषित किया। ट्रंप पर महाभियोग प्रक्रिया शुरू। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन के सारे एनालिसिस को देखते हैं कि क्या ये सब के जो एक्सप्लेनेशन में क्या जरूरी है, उन सब चीज़ों को हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन जो है आप लोगों का वो है, अंतरिक्ष की यात्रा पर जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा। जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए कि कल जो आपका 13 जनवरी था, तो उस दिन जो ही राकेश शर्मा का जन्म हुआ था 1934 में। ठीक है, सॉरी, हाँ 1934 में, 13 जनवरी 1934 को उनका जन्म हुआ था, जो कि आपका पटियाला में हुआ था। उसके बाद इन्होंने मतलब जो एक आपको अंतरिक्ष यात्री भी इनको कह सकते हैं कि इन्होंने 1966 में पहले अपना जो एनडीएम होता है इसमें इन्होंने एडमिशन लिया। फिर 1970 में इन्होंने वायुसेना में कदम रखा, यानी ज्वाइनिंग लिया उस क्षेत्र में। उसके बाद इन्होंने जो इनको पहला भारत की तरफ से जो अंतरिक्ष में ले जाया गया था, तो राकेश शर्मा को ले जाया गए थे इन्होंने, जहाँ पर इन्होंने 8 दिन तक रहे और वहाँ पे बहुत सारे कुछ प्रयोग किए। तो हम सभी को इस पॉइंट को याद रखना है कि 13 जनवरी को 1934 में जो कि राकेश शर्मा पटियाला भारत के थे, पहले भारतीय थे जो अंतरिक्ष में गए थे, जहाँ पर 8 दिन तक रहे थे और बहुत सारे प्रयोग भी किए थे, जिसके लिए इनको मतलब सोवियत संघ की तरफ से आपको एक अवार्ड भी दिया गया था, जो आपको एक अवार्ड भी दिया गया था जो कि आपका अशोक चक्र भी दिया गया था, जो कि भारत की तरफ से दिया गया था। और जो आपका सोवियत संघ की तरफ से हीरो ऑफ द ऑनर का अवार्ड दिया गया था, जो सोवियत संघ के द्वारा दिया गया था। और आपका जो इंडिया की तरफ से दिया गया था अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। फिलहाल जो इसके ऊपर एक बायोपिक बन रहा है, सारे जहां से अच्छा उस नाम का एक बायोपिक बन रहा है। तो जब ये बायोपिक आएगा तो आप लोग इसके बारे में देख सकते हैं। इसमें सारा चीज़ आपको विस्तार से इसके जीवनी के बारे में बताया जाएगा। राकेश शर्मा, तो याद रखेंगे कि राकेश शर्मा का जन्म जो आपका था 13 जनवरी 1949 को हुआ था। ठीक है, तो इस सब पॉइंट्स को आप लोग याद करके रखेंगे। ठीक है, तो चलिए अगली क्लास पे चलते हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुआ रेडियो का पहला सार्वजनिक प्रकाशन। तो आप सभी को पता होना चाहिए कल ही के दिन जो आपका अमेरिका में 13 जनवरी 1910 को अमेरिका में रेडियो का पहला सार्वजनिक प्रकाशन किया गया था, जिसमें कि बहुत सारे जो न्यूयॉर्क शहर के जो जाने माने गायक वगैरह सब थे, इनमें पार्टिसिपेट किए थे। और जो इसका प्रसारण ऐसा था कि ये 20 किलोमीटर दूर भी समुद्र में इसको प्रसारण को सुना गया था। ठीक है, तो ये अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में रेडियो का पहला प्रकाशन कब हुआ था? 13 जनवरी 1910 को रेडियो का पहला प्रकाशन हुआ था। आप इस फैक्ट को इस तरह से याद कर सकते हैं। इसी भी अगर पूछ ले कि रेडियो का पहला सार्वजनिक प्रकाशन कब हुआ था, तो कहाँ हुआ था? अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हुआ था, और 13 जनवरी 1910 को हुआ था। तो चलिए आगे चलते हैं। जीडीपी में तेजी के लिए सर्विस सेक्टर पर खास ध्यान देना जरूरी। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये तो थोड़ा कुछ वन लाइनर था, लेकिन कुछ हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट भी था। तो ये क्वेश्चन जो है, जीडीपी में तेजी लाने के लिए सर्विस सेक्टर पर खास ध्यान देना होगा। तो यहाँ पे पहले 2 टर्म है, जीडीपी, उसके बाद है सर्विस सेक्टर। ध्यान देना तो हम लोग समझ ही पा रहे हैं। तो चलिए हम लोग पहले जीडीपी को डिस्कस करते हैं। जीडीपी क्या है? तो जीडीपी का अर्थ होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसका इंग्लिश हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और इसका हिंदी हो गया सकल घरेलू उत्पाद। तो जीडीपी क्या है कि किसी देश के अंदर, उसके देश सीमा के अंदर, जैसे इंडिया है तो इंडिया का जो बॉर्डर है उसके सीमा के अंदर, या कोई भी और देश क्यों ना हो, चाहे आपका जापान, ब्रिटेन, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड,
जो भी आपका देश होता है तो जीडीपी कैलकुलेशन करने का जो एक सिंपल फॉर्मूला है, तो किसी भी कंट्री के अंदर उसके देश के बाउंड्री के अंदर जो आपका इनकम होता है, जो आप एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करते हैं और जो खुद अपने इंडिया में प्रोडक्शन करते हैं, या जो भी आप फैक्ट्री लगाकर जो साल भर में आप कमाते हैं, वो जैसे आप कितना कमाए, कितना अर्न किए, कितना इन्वेस्ट किए उसको यूज किया जाता है। तो उस सब जो कैलकुलेशन होता है तो उसे क्या कहा जाता है, जीडीपी कहा जाता है। तो फाइनली हम लोग जीडीपी को इस तरह कर सकते हैं कि एक साल के अंदर जो एक साल में जो किसी कंट्री के अंदर बाउंड्री के अंदर जो भी व्यापार किया जाता है, या जो भी ट्रेडिंग किया जाता है, या आपका एक्सपोर्ट या इंपोर्ट किया जाता है, उसको जब माइनस करके जो बचता है तो वही जीडीपी कहलाता है। ठीक है, तो फिलहाल अभी जो इंडिया का जीडीपी है 5 पॉइंट कुछ चल रहा है। ठीक है, तो इसकी संभावना है बढ़ने में, ये जीडीपी तो बढ़ ही जाता, लेकिन फिलहाल जो कोरोना के कारण हम लोगों का जीडीपी बहुत डाउन हो गया। ठीक है, तो जैसा कि अभी आप लोगों को बता दें, जो आपका ईरान है, ठीक है, उसका जीडीपी काफ़ी डाउन हो गया है, जिसमें कि एक बोतल पानी खरीदने के लिए बोरा में पैसा भर के ले जाना पड़ता है। तो ये सब जो कारण होता है ये जीडीपी के घटने बढ़ने से कारण होता है। ठीक है, तो अभी जो इंडिया है वो नंबर 5 पे चल रहा है अपना, मतलब इकोनॉमिक क्षेत्र में। पहले तो ये 4 नंबर पे थे, फिलहाल 5 नंबर पे आ गए हैं कोरोना के चलते, लेकिन अगले कुछ साल में ये अपना प्रोग्रेस कर रहे हैं, जीडीपी बढ़ा रहे हैं, तो इसके लिए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे जीडीपी को हम लोग समझ गए। तो उसमें जीडीपी में क्या है कि आपको सर्विस सेक्टर पर ध्यान देना होगा। अब चलिए सर्विस सेक्टर को समझते हैं। सर्विस सेक्टर क्या होता है? सेक्टर को समझने से पहले आप लोग ये समझेंगे, सर्विस सेक्टर को समझने से पहले, कि सेक्टर 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्राइमरी सेक्टर, दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्टर, तीसरा होता है टर्सरी सेक्टर, और टर्सरी सेक्टर को ही सर्विस सेक्टर कहा जाता है। प्राइमरी सेक्टर प्राथमिक क्षेत्र, और सेकेंडरी सेक्टर द्वितीयक क्षेत्र, और आपका सर्विस सेक्टर आपका टर्सरी सेक्टर के यानी तृतीयक सेक्टर के अंतर्गत आता है। तो प्राइमरी सेक्टर का मतलब क्या हुआ कि मतलब प्राइमरी सेक्टर उस तरह के सेक्टर को कहा जाता है कि जैसे आप मान लीजिए कोई भी फैक्ट्री लगाए, कोई भी वस्तु बना रहे हैं, या कोई भी चीज़ आप इन्वेंट कर रहे हैं, जैसे पशुपालन कर रहे हैं, मछली पालन कर रहे हैं, या कोई भी काम कर रहे हैं जो आप खुद से कर रहे हैं, खुद उसका उपयोग कर रहे हैं, उसे प्राइमरी सेक्टर कहा जाता है। ठीक है, उसी तरह सेकेंडरी सेक्टर उस प्रकार के सेक्टर को कहा जाता है कि जिसमें आप कुछ मतलब उसका उपयोग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये पेन है, इस पेन को कोई कंपनी बनाया, उसको हम यूज कर रहे हैं, तो हम लोग सेकेंडरी सेक्टर में आ गए कि हम इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी वस्तु को जो भी आदमी यूज कर रहा है तो वो सेकेंडरी सेक्टर में आता है। वही है सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर के अंतर्गत क्या आता है कि मतलब जान लीजिए कि मतलब सर्विस देना, किसी को सर्विस होता है ना, कि मतलब मान लीजिए कि कोई बस चल रहा है, आप उस बस में बैठे, तो वो बस वाला जो आपको सर्विस दे रहा है वो सर्विस सेक्टर हो गया। या फिर आप कोई मतलब आपका कुछ जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान, जैसे कि आपका टीवी, फ्रिज वगैरह या पंखा कुछ भी आपका ख़राब हो गया, तो आप कॉल करके किसी को बुलाते हैं, जो मैकेनिक आता है, जो आपको सर्विस देके चला जाता है, तो वो हो गया आपका सर्विस सेक्टर। तो इंडिया जो है, जिस समय आपका इंडिया का जो आपका आज़ाद हुआ था, उस समय जो बहुत सारे जो अभी इकोनॉमिक जो बहुत आगे हैं इंडिया से, जैसे आपका चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, ये सब ज़्यादातर आपको सेकेंडरी सेक्टर पर ज़्यादा जोर दिए थे और प्राइमरी सेक्टर पर, क्योंकि इनको मतलब अधिक से ज़्यादा, चीन में देखते होंगे कि अधिक सारा आविष्कार होते जाता है, बहुत सारा सामान इन्वेंट किया जाता है, तो इसीलिए वो सब आगे हैं, क्योंकि वो सामान में ज़्यादा मतलब अपना सर्विस सेक्टर को छोड़कर प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर पर विशेष ध्यान दिया। ज़्यादातर उन्होंने सेकेंडरी सेक्टर पे ध्यान दिया था, लेकिन इंडिया जो है ज़्यादातर सर्विस सेक्टर पे ध्यान दिया था। क्यों? कि इंडिया के पास मतलब उतना टेक्नोलॉजी नहीं था जो और देशों के जैसा, तो उन्होंने क्या किया कि मतलब सर्विस सेक्टर पे बेसिक ध्यान दिया। इससे क्या होता है कि सर्विस सेक्टर पे मतलब पैसा जो है वो तुरंत आप लोगों के हाथ में आ जाता है, क्योंकि इसमें पैसा इन्वेस्ट करना नहीं होता है। बाकी जो आपका प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर है, उसमें पहले आपको पैसा लगाना पड़ेगा। जैसे कि आप कोई फैक्ट्री लगा रहे हो, उसमें पहले आपको पैसा तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उससे तो आपको कोई पहले आमदनी होगी नहीं। तो जो वही इसी तरह सेकेंडरी सेक्टर में कोई वस्तु आपको खरीदिएगा, जैसे पेन खरीदेंगे तो ही हम इसका कुछ काम कर पाएंगे। तो पहले क्या है, हमको पैसा लगाना पड़ेगा, उसके बाद हम इसका यूज कर पाएंगे। तो ये हो गया आपका सेकेंडरी सेक्टर। तो चीन और बाकी जो डेवलपर कंट्री हैं, वो जो है पहले जो आपका जो ध्यान दिए थे वो प्राइमरी और सेकेंडरी पर दिए थे। वही है आपका सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में किसी प्रकार का कोई कॉस्ट नहीं लगता है, लेकिन पैसा इसमें तुरंत आ जाता है। मान लीजिए कि हम आपको ये पेन यूज करने के लिए दिए, तो यूज करने के लिए दिए, तो हम तो आपको यूज करने के लिए दिए, तो
उसमें मेरा तो पेन ऑलरेडी मेरे पास था या मेरे पास कोई नॉलेज है तो हम आप लोगों को शेयर कर रहे हैं। तो हम तो आपको सर्विस दे रहे हैं, तो सर्विस दे रहे हैं तो मेरा तो उसमें एक पैसा भी इन्वेस्ट नहीं हुआ, जो मेहनत लगा वही। तो इसमें माइंड से पैसा कमाया जाता है, अपनी नॉलेज के पर्पज से पैसा कमाया जाता है। तो ये हो गया आपका सर्विस सेक्टर। तो इंडिया जो है आपका सर्विस सेक्टर पर विशेष ध्यान दिया था। तो ठीक है, तो इस चीज़ों को हम लोग समझ गए। तो वही जो कह रहा है कि मतलब विशेष ध्यान देना पड़ेगा सर्विस सेक्टर पे, ताकि इंडिया का GDP बेहद ही ग्रो करेगा। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिका में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर होगी चर्चा। जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए कि अमेरिका में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया गया है। ठीक है, जैसा कि अभी इंडिया में 20 जुलाई इंडिया में 29 जुलाई 2020 को जो नई शिक्षा नीति लागू किया गया था, जो शिक्षा नीति था 5+3+3+4 का जो शिक्षा नीति, नया शिक्षा नीति लागू किया गया है। तो इसी तरह का जो अमेरिका में फिलहाल यह विचार किया जा रहा है कि अमेरिका में भी नई शिक्षा नीति को लागू किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो ये जो शिक्षा नीति जैसे इंडिया में किया गया था 5+3+4 जो कि 3 से 18 साल के बच्चों के लिए किया गया था, तो ये नई शिक्षा नीति जो अभी फिलहाल अमेरिका में चर्चा है। और आप लोगों को बता दें कि जो शिक्षा है ये हमारा जो पहले जो था 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो आपका ये जो राज्य सूची का विषय था शिक्षा, उसे अब समवर्ती सूची में ला दिया गया। पहले ये राज्य सूची का विषय था शिक्षा, फिलहाल ये समवर्ती सूची का विषय है। तो क्वेश्चन आएगा कि राज्य सूची जो शिक्षा जो था वो राज्य सूची का विषय था, फिलहाल ये समवर्ती सूची का विषय है। तो यह किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? तो आपको याद रखना चाहिए 1976 के 42वें संविधान संशोधन के तहत इस कार्य को किया गया था कि शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया गया था 1976 के 42वें संविधान संशोधन के तहत। तो ठीक है, तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मोदी व शाह अगले हफ्ते शुरू करेंगे चुनावी अभियान। जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए, जो अभी हमारे जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं JP नड्डा, वो अभी असम के दौरे पर गए थे और वहाँ पे जाके वो बहुत सारी रैलियाँ किए। तो उन्होंने वहाँ पे जो असम में अभी चुनाव होने वाले हैं, तो वहाँ पे उस चुनाव का कुछ अंदाजा भी लगाए और वहाँ पे चुनाव का अभियान भी शुरू करने जा रहे हैं। जो हमारे चुनाव आयोग है वो वहाँ पे चुनाव कराएंगे। ठीक है, तो जो अब असम के बारे में, असम की राजधानी जिसे दिसपुर हो गया। ठीक है, तो इस सब पॉइंट को आप लोग याद कर लेंगे। और असम का जो पड़ोसी राज्य है, जिसे आपका आपका हो गया, आपका जिसे उधर हो गया एक, जिससे भूटान हो गया, आपका त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, उसके बाद मणिपुर हो गया, उसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया। ये आपके असम से सटे हुए राज्य हैं जो कि 8 राज्यों से 7 राज्यों से अपना बॉर्डर साझा करते हैं। ठीक है, 8 राज्यों से, 8 राज्यों से। तो चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। रेल में जल्द ही भरी जाएगी रिक्तियाँ। जैसा कि आप सभी को जानते होंगे कि हमारे जो जो हमारे रेलवे मंत्री हैं, पीयूष गोयल, उन्होंने यह कहा है कि जो रेल में है जो जितने भी रिक्तियां खाली हैं, करीबन 1,40,000 जो रिक्तियां खाली हैं उनको पूर्ण रूप से भरा जाएगा। तो इसके लिए जो फिलहाल आपका 25 दिसंबर से जो आपका शुरू है एग्ज़ाम का, जो 2020 से, कि जितने भी रिक्तियाँ खाली हैं उसके लिए पूरा प्रयास किया जाएगा और वहाँ पे आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए किसी प्रकार का रेलवे में जो रिक्तियाँ हैं उसको भरा जाएगा। और साथ में ये आपको बता दें कि रेलवे जो है ये आपका वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है और एशिया का सबसे पहला रेलवे नेटवर्क है। तो ठीक है, तो इसमें सबसे पहले स्थान पे जो एशिया में आता है, वर्ल्ड में आता है, वो रसिया का आता है, क्योंकि रसिया का इंडिया से भी सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। और याद कर लें कि जो आपका पहला जो आपका रेल चलाया गया था वो आपका 1853 में चलाया गया था। ठीक है, तो फैक्ट के साथ 16 अप्रैल 1853 में चलाया गया था। जो आपका पहला ट्रेन जो कि 35 किलोमीटर तक का चला था मुंबई से थाने के लिए, जो कि आपका ब्लैक ब्यूटी नाम से उस ट्रेन का नाम था। तो आप ये भी याद रखेंगे कि जो इंडिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है गोरखपुर है, जहाँ पे रोजाना 170 ट्रेन जो है वो आवागमन करते हैं। यह इंडिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे और कह सकते हैं कि 62 बोगी की 2 ट्रेनें एक साथ उस प्लेटफॉर्म पर लगती हैं। इतना बड़ा रेलवे स्टेशन है। तो इस सब सारे फैक्ट को आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, तो अब और एक बात बता दें कि रेलवे में जो है 17 डिवीज़न है, 17 जोन है और 73 डिवीज़न है। इसको भी याद कर लेंगे। रेलवे में 17 जोन है और 73 डिवीज़न है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
सरकार ने 83 तेजस हल्के लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 45,696 करोड़ रुपये लगाए। तो जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए, सरकार जो है बहुत सारे खर्च अपने टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए अपने पास में, जो कि आपका उनका जो किसी देश से अगर कोई आक्रमण हो गया तो उनसे लड़ने के लिए जो सेना के लिए जो जरूरी उपकरण होते हैं, जो हथियार होते हैं, उनको खर्च करने के लिए पैसा अधिक खर्च करते हैं। जिसमें कि आपको बता दें कि इंडिया में जो पैसा जो सैनिक के ऊपर खर्च किया जाता है, उसमें इंडिया जो है तीसरे स्थान पे या क्या चौथे स्थान पे आता है, लेकिन भूल रहे हैं, लेकिन पहला स्थान पे आपका अमेरिका आता है, उसके बाद दूसरा स्थान पे आपका चीन आता है। ठीक है, अमेरिका जो है बहुत अधिक खर्च अपने सैनिक पर करता है। ठीक है, उसके बाद चीन का स्थान है, इंडिया का सर भूल रहे हैं, देख लेना पड़ेगा, 3 से 4 उसका कुछ स्थान है, 4 से 5 इसी तरह से। ठीक है, तो आप लोग याद कर सकते हैं कि सरकार ने 83 तेजस हल्के लड़ाकू विमान खरीदे हैं जिसको लड़ने के। इंडिया के पास बहुत सारे लड़ाकू विमान हैं, जैसे सुखोई हो गया, मिग 21 हो गया, मिग 31 हो गया, इस तरह के बहुत सारे उपकरण इंडिया के पास हैं, जो आपको किसी भी देश से अगर लड़ाई होता है तो उससे निपटने के लिए है। ठीक है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्यूबा को आतंकवाद घोषित किया। जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका जो है, EU जो है, उन्होंने क्यूबा को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद घोषित राज्य कर दिया है, क्योंकि इन्होंने आतंकवाद को बढ़ावा दिया है, टेरर फंडिंग को बढ़ावा दिया है। तो इसी कारण बस अमेरिका ने क्यूबा को आतंकवाद राज्य घोषित कर दिया है, जो कि आतंकवाद की जो ये आपका क्यूबा है, क्यूबा की राजधानी हवाना है। ठीक है, तो आपका क्यूबा की राजधानी हवाना हो गया, इसका मुद्रा हो गया आपका स्पेनी, सॉरी भाषा जो होता है इसका स्पेनी है, और क्यूबन पेसो इसका मुद्रा है। ठीक है, तो इन सब बातों को याद कर लेंगे। अमेरिका के बारे में जानने करते हैं। अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन है, जो पोटामेक नदी के किनारे बसा हुआ है। अमेरिका और कनाडा के बीच 49 डिग्री रेखा जो उसको डिवाइड करता है। अमेरिका और मेक्सिको के बीच बहुत बड़ी दीवार खड़ी किया गया है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, क्योंकि मेक्सिको से बहुत सारे ड्रग्स का व्यापार अमेरिका में होता था, जहाँ के अमेरिका के नागरिकों को बहुत प्रकार का परेशानी होता था। इसके लिए तो अमेरिका जानवे करते हैं, अमेरिका के पहले जो राष्ट्रपति थे, जिसका नाम वाशिंगटन DC पटन पड़ा, तो उसी का नाम था जॉर्ज वाशिंगटन, जो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। तो अमेरिका का जो आपका जो पड़ता है, ये नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, जहाँ पे आपको 3 राज्य मिलते हैं। अमेरिका में कुल 50 राज्य हैं, जो कि 48 मुख्य भूमि पर हैं। एक अलास्का आपका जो रसिया से आपका जो ग्रीनविच लाइन से होते हुए गुजरती है, वहाँ पे स्थित है, जो कनाडा के थोड़ा ऊपर में है। तो इस तरह से आप अमेरिका को इस तरह से याद कर सकते हैं। उसके बाद है ट्रंप पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू। जैसा कि हम पिछले कुछ 1-2 क्लास में करंट अफेयर्स में आप लोगों को बताए थे कि ये ट्रंप के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया लगाने की प्रस्ताव है, तो जो पास हो गया है, ट्रंप के ऊपर कार्रवाई शुरू किया गया है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि क्यों लगाया गया है, क्योंकि ट्रंप के जो समर्थक थे वो अनायास बिना किसी वजह से बहुत सारे संख्या में जो व्हाइट हाउस था अमेरिका का, वहाँ पे जो संसद भवन थे उसमें प्रवेश कर गए थे। ठीक है, जिसमें वहाँ पे अंदर में बहुत सारे जो इलीगल कार्य किए गए, बहुत सारे तोड़फोड़ किए गए, जिसमें कि हम आप लोगों को बताए थे कि 5 व्यक्ति भी मारे जा चुके थे उसमें, तो उस आंदोलन में। इसी कारण बस जो अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति जो 20 तारीख को पद ग्रहण करेंगे, जो हमारे जो बिडेन साहब हैं, उनके ऊपर उनके तरफ से जो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की गई है। तो उनका ये मानना है कि यह जो प्रदर्शन किया गया था, ये उनके कहने पर किया गया था, और ये आपका उसी के समर्थक ने किया है, तो इसीलिए उनके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू किया गया है। ये प्रक्रिया अनुच्छेद जो अमेरिका में जो कानून है, अनुच्छेद 11 और सेक्टर 4 के तहत किया जाता है, जिसमें कि इनका लगाने का कारण ये होता है किसी प्रकार का मतलब मान लीजिए माननीय व्यवहार या किसी प्रकार का भ्रष्टाचार या कोई भी हितकार होना चाहिए, राजविद्रोह, भ्रष्टाचार, इस सब के लिए महाभियोग की प्रक्रिया वहाँ की सरकार के द्वारा वहाँ पे लगाया जाता है। पिछले साल में भी महाभियोग की प्रक्रिया शुरू किया गया था डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, लेकिन वहाँ पे जो सीनेट का जो मेंबर था उसमें बहुत अधिक मत होने के कारण उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर से महाभियोग की प्रक्रिया को हटा दिया गया। लेकिन फिलहाल इस प्रक्रिया को पुनः शुरू किया गया। अभी तक में अमेरिका में जो है 3 राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग की प्रक्रिया लगाया गया है। पहला प्रक्रिया जो आपका था 1868 में एंड्रयूस जॉनसन के ऊपर लगाया गया था। फिर दूसरा महाभियोग जो हुआ था 130 साल के बाद जो 1998 में किया गया था, वो था बिल क्लिंटन के खिलाफ किया गया था। और तीसरा जो है आपका डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर किया गया,
देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो चलिए कुछ हम लोग इंडिया में महाभियोग की प्रक्रिया का क्या प्रोसेस है उसको भी जान लेते हैं। इंडिया में जो किसी भी जो राष्ट्रपति या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उसके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया लगाया जाता है अनुच्छेद 62 के तहत, सॉरी 61 के तहत, ठीक है। तो 61-62 के तहत ये आपका लगाया जाता है महाभियोग की प्रक्रिया। तो आप सभी समझ लिए होंगे सारे पॉइंट को, तो अच्छी तरह से आप लोग याद कर लेंगे और जो भी थोड़ा सा गलती हो उसके लिए हमको थोड़ा माफ़ करेंगे। फिलहाल हम लोग इससे अब रनिंग प्रोसेस में है, धीरे धीरे हमारे अंदर वो भी गुण आएगा जो हम आप लोगों को बेहद ही आसान तरीके से बड़े बड़े एक्सप्लेनेशन की तरह से आप लोगों को समझा पाएँ। लेकिन प्रोसेस जारी है, धीरे धीरे सब आप लोगों के लिए होगा। तो आप सभी इस चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमें प्यार देंगे। तो ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। तो जैसा कि हम कल आप लोगों के लिए अलजेब्रा का भी क्लास डाल दिए थे, तो हो सके आप सब उसे देख लिए होंगे। तो अब फिर आप लोगों का अलजेब्रा का क्लास और सिंप्लीफिकेशन में जो मल्टीप्लिकेशन का क्लास चल रहा है वो भी चलेगा, और रीजनिंग का क्लास फिलहाल 2 दिन से नहीं हो रहा है, ठीक, उसको भी लाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।